मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता अभिमत। मित्रों, अगर हमको या आपको किसी के साथ समझौता करना हो, मेल मिलाप करना हो, तो क्या करेंगे? क्या उसके विरोध में बात करेंगे? अमूमन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी के साथ मेल मिलाप करना है, किसी मतभेद को दूर करना है, तो आप उसकी आलोचना नहीं करते हैं, आप उसके विरोध में नहीं बोलते हैं। बहुत होगा तो आप यही कीजिएगा कि आप चुप हो जाइएगा, यही होता है। तो यही अब बिहार की राजनीति में भी हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जो 40 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद पहुँचे, तो पटना पहुँचते उन्होंने सबसे पहला जो बयान दिया, वो यही कि नई सरकार बनी है, 100 दिन तक अभी मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। हार-जीत के विषय पर तो उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में लोक की हार हुई है, तंत्र जीता है। लेकिन मीडिया में और सभी जगह ये चर्चा का विषय हो गया कि आखिर 100 दिन तक तेजस्वी यादव क्यों कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन सच्चाई तो यही है कि तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोलकर वो सारी बातें कह दी जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। तो वो सारी चीजें हैं क्या? इसकी समीक्षा आज हम लोग करते हैं। देखिए मित्रों, पहले भी हमने अपनी वीडियो में कहा था कि खरमास के बाद कुछ बड़ा होगा। तो क्या सरकार बदल जाएगी? नहीं, सरकार नहीं बदलेगी, बदलेगा तो विपक्ष। सरकार तो नीतीश कुमार की ही रहेगी, ऐसा हो सकता है। यह संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि राजनीति में और क्रिकेट में कब क्या हो जाए यह कहना बड़ा मुश्किल है। और कम से कम बिहार की राजनीति में, और तब जब खेवैया उसके नीतीश कुमार हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी की ओर तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया है। देखिए, 100 दिन वह कुछ भी नहीं बोलेंगे सरकार के खिलाफ, मतलब नीतीश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? तो इसके पीछे जो कारण है, उस पर भी हम आएँगे। देखिए मित्रों, ऐसा है कि 20 नवंबर को सरकार बनी, तो 20 नवंबर से अगर 100 दिन काउंट करते हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 28, लगभग 28 फरवरी को 100 दिन पूरे हो जाते हैं। मतलब कि खरमास में जो समाप्त हो रहा है, और दही चूड़ा का जो अवसर है वो है 15 तारीख को। मतलब 15 तारीख के बाद लगभग 15 दिन का समय मिल रहा है। और बिहार की राजनीति में जो बदलाव शुरू होता है, वह दही चूड़ा के साथ ही होता है, दही चूड़ा के भोज के साथ ही होता है। तो यह 100 दिन जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और तेजस्वी यादव ने अगर 100 दिन अ, कहा है कि हम चुप रहेंगे, तो वो एक्चुअली चुप नहीं है। 100 दिन चुप रहकर उन्होंने आने वाले समय की सारी स्थितियों का बखान कर दिया है, पूरा संदेश दे दिया है। मित्रों मैंने मित्रों मैंने अ, मित्रों मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुमत की है सरकार, फिर भी आपस में हो रहा है तकरार। मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार में भी अगर रोज समाचारों में आपसी रंजिशों की बात आए, आपसी खींचतान की बात आए, दूसरे को छोटा करके अपने को बड़ा बनाने की बात आए, तो इसे क्या कहेंगे? स्टेबल सरकार, भले सरकार दिख रही है, लेकिन सरकार आपस में जो गुत्थम-गुत्ती है, उसमें इस तरह उलझी हुई है कि पूरी स्थितियाँ कहीं न कहीं डगमगाती नज़र आती है। और यह स्थिति आज से नहीं है, यह स्थिति चुनाव के पूर्व से है। आपने देखा होगा कि चुनाव को के पूर्व नीतीश जी को सीएम पद के लिए घोषित करने का बवेला चला। उसके बाद में टिकट बँटवारे का मामला चला, टिकट बँटवारा भी हो गया। फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए, वो भी क्यों बनाए गए? आप जानते हैं कि अगर केंद्र सरकार में जदयू के 12 सांसदों की मजबूरी नहीं होती, तो शायद नीतीश कुमार को सीएम का शपथ
बिहार में लेने की स्थिति में बीजेपी नहीं छोड़ती, लेकिन वहाँ मजबूरी थी तो वो बने। फिर उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया गया। याद कीजिए वो समय जब नीतीश कुमार तीसरी बड़ी पार्टी हुआ करते थे, उस समय भी गृह मंत्रालय उनके पास था। और आज तो अ, भाजपा के लगभग भाजपा 89 पर है, ये 85 पर है नीतीश कुमार, बावजूद गृह मंत्रालय छीना गया। फिर विधानसभा के अध्यक्ष की बात जब हो रही थी, तो पूरा दावा किया जा रहा था कि यह जदयू के हिस्से में जाना चाहिए, वह भी छिन गया। मतलब कि नीतीश कुमार अगर आज हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तो उसके पीछे जदयू के 12 सांसदों की ताकत है, जिसके भरोसे केंद्र सरकार चल रही है। अगर वो 12 सांसद नहीं होता, या यूँ कहें कि अगर उतनी मजबूती मिल गई होती भाजपा को कहीं और से, तो उस स्थिति में नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते, और वह भी शिंदे की तरह किनारे कर दिए गए होते। मतलब साफ है कि जो राजनीति बीजेपी कर रही है बिहार में, उससे नीतीश कुमार असहज है। और मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि बीजेपी खुद "आप बैल मुझे मार" वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। बीजेपी पहले जो करता रहा है उसी नीति पर काम कर रही है। मतलब कि अपने सहयोगी दलों को कमजोर करो और अपना वर्चस्व कायम करो। वही स्थिति बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार अ, अपने को बड़ा असहज महसूस कर रहा है और दबाव की राजनीति के खिलाफ रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीति करने का तरीका, अंदाज अलग रहा है। और वैसे में भी नीतीश कुमार को किनारे करके और बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, यह भी जग जाहिर है। इसको लेकर उनके बेटे को राजनीति में जगह देने की बात, फिर दिल्ली में जो अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, संजय झा और ललन सिंह के साथ में एक आईएएस पदाधिकारी भी थे, जिसमें नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर चर्चा हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ये स्पष्ट दिखाती हैं कि भाजपा अपने जो पुरानी नीति है उसी पर कायम है। अब वैसे में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं नीतीश कुमार को मजबूर कर रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन लें, और इसी का इशारा कहीं न कहीं अ, हम लोग को पहले भी मिलता रहा है। और तेजस्वी यादव के जो 100 दिन का मामला है कि 100 दिन तक चुप रहेंगे, तो एक्चुअली तेजस्वी यादव चुप नहीं है, यह चुप्पी की बात कह के उन्होंने सारी बातों का खुलासा कर दिया है। मित्रों, बीजेपी ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, इसके पूर्व भी बीजेपी ऐसा करती रही है। और यह आप ये पूरा इतिहास है कि देखिए 2014 में बीजेपी केंद्र में आई, और केंद्र में आने के साथ ही जो राजनीतिक स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की, वह यह थी कि केवल मैं और हमारे अलावा कोई नहीं। और इसी तर्ज पर बीजेपी ने सारे उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार थी, उसको तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। और जब वह प्रक्रिया पूरी हो गई, तो फिर जो उनके गठबंधन के लोग थे, जिनके गठबंधन के आधार पर जिन-जिन राज्यों में सरकार बनी थी, वहाँ फिर अपने सहयोगी दलों को छोटा करके, तोड़ के, और फिर उनकी अस्तित्व को ही समाप्त कर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करती रही है। अब इसको अगर आप बिहार की राजनीति से जोड़ के देखें, तो देखिए 2000 में नीतीश कुमार पहली बार सीएम पद का शपथ लेते हैं। 2005 तक पूरा करते हैं। 2005 में फिर सरकार बनती है, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, और वो सीएम का शपथ ग्रहण करते हैं। फिर 2010 में सरकार बनती है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार सीएम का शपथ लेते हैं। मतलब पूरा 3 कार्यकाल वो पूरा करते हैं, 2000, 2005, 2010, और 2014 में भाजपा की सरकार बनती है। और उसके बाद फिर यह बिहार की राजनीति को अगर देखिए, तो
2015 में तीसरा कार्यकाल नीतीश कुमार का समाप्त होता है और 2025 तक लगभग 10 वर्षों में 7 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, जबकि पूरे पूर्ण 3 कार्यकाल में 3 बार ही उन्होंने शपथ लिया और भाजपा की सरकार केंद्र में आती है। उसके बाद से यह जो खेला, उल्टा-पलटी का खेला बिहार में चला, वो उसके बाद से शुरू हुआ और जब-जब इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, तो आप देखिए उसके भीतर कहीं न कहीं केंद्र में बीजेपी रही है, चाहे वो जिस तरह से रहे, जिस आधार पर रहे, लेकिन वो रही है। तो वही स्थितियाँ फिर इस बार बनती दिख रही है। मतलब कि फिर बीजेपी के इस नीति से, इस कारगुजारी से कहीं न कहीं नीतीश कुमार की मजबूरी बनती जा रही है कि वह कोई बड़ा फैसला लें और अब तो यह 100 दिन कितना महत्वपूर्ण हो गया है, इस पूरी समीक्षा में आपको समझ में आ रहा होगा। 100 दिन किस लिए? इसलिए कि दही-चूड़ा का समय खरमास पूरा हो रहा है, दही-चूड़ा का भोज होगा 15 तारीख को और उसके बाद कम से कम इतनी बड़ी घटना अगर होने की संभावना नज़र आती है, तो उसके लिए भी तो 10-15 दिन देने ही पड़ेंगे। मतलब पूरे का पूरा 100 दिन इसमें समझ में आ रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है। मामला तो खुल के सामने आ गया होता अगर बीजेपी की मजबूरी केंद्र की नहीं होती, क्योंकि केंद्र में भी जो 12 सांसद हैं, वह कहीं न कहीं बीजेपी को मजबूर किए हुए है कि नीतीश कुमार से खुल के आमने-सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन दबाव इतना है कि बर्दाश्त करने की स्थिति में अब नीतीश कुमार नज़र नहीं आते हैं। अब रही बात कि होगा कैसे और क्या होगा, इस बात को समझिए। देखिए, जो ऐसा नहीं है कि 40 दिन छुट्टी पर तेजस्वी यादव थे तो बिहार की राजनीति पे उनकी नज़र नहीं रही होगी, पूरी तरह नज़र थी। उस स्थिति में उनको भी समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह असहज हैं और तेजस्वी यादव भी इस इंतजार में हैं कि कब चाचा का बुलावा आता है। जैसे ही चाचा का बुलावा आएगा, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी चाचा के साथ चले जाएँगे। एआईएमआईएम पहले ही कह चुका है, आरएलएम साथ जाएगा ही जाएगा। उसके अलावे लेफ्ट के लोग हैं, कांग्रेस है। मतलब कि अगर इस संख्या बल को देखें, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार उस स्थिति में ज़्यादा नज़र आते हैं कि वह बीजेपी से अलग होकर भी उस संख्या बल तक पहुँच सकते हैं। जबकि बीजेपी के साथ ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती है। इसलिए नज़र नहीं आती है कि कांग्रेस के 6 लोग हैं, उनको तोड़ पाना आसान नहीं है। राजद की भले ही बात लोग करते हो कि 18 और 16 लोग हमारे साथ हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और पूरा जो राजद के लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके विधायक टूटे, मतलब कि पूरी निगरानी उन विधायकों पर की जा रही है। तो वैसी स्थिति बन नहीं रही है कि उतनी बड़ी संख्या में भाजपा के पास विधायकों की संख्या आकर जुड़ जाए और वह उस संख्या तक पहुंच सके जो सरकार बनाने के लिए जदयू को छोड़कर सक्षम हो सके। उस स्थिति में ज़्यादा नज़र आते हैं नीतीश कुमार और इसीलिए यह 100 दिन इतना महत्वपूर्ण है। मतलब यह नीतीश कुमार को यह समय दिया है तेजस्वी यादव ने कि इस 100 दिन के भीतर जो करामात करना हो सो कर लीजिए चचा, भतीजा आपके साथ है और इसी की तैयारी हो रही है। दूसरी बात कि अभी बंगाल में आप देख रहे हैं कि बंगाल में हर हाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है और नीतीश कुमार जिस स्थिति में अभी बिहार में भाजपा के साथ अ, उनके संबंध चल रहे हैं, जो अ, रस्साकसी चल रही है, उसमें नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि बंगाल में भी भाजपा का शासन हो और भाजपा इतनी मजबूत हो जाए, क्योंकि भाजपा जितनी मजबूत होगी, नीतीश कुमार उतने ही कमज़ोर होंगे। उस स्थिति में
ऐसा हो सकता है कि बंगाल चुनाव के पूर्व ही यह सारी स्थितियां सामने आ जाए और जो तेजस्वी यादव ने जो 100 दिन का बयान दिया है कि 100 दिन वो चुप रहेंगे, तो इस बयान देकर उन्होंने चुप रहने की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने सारी कहानी कह दी है एक लफ्ज में कि 100 दिन तक वो कोई बात नहीं करेंगे, सरकार पर 100 दिन के बाद करेंगे। इसलिए कि अगर इस बीच में कोई तल्खी भरी बात निकल गई, तो फिर चचा-भतीजा का जो संगम होना है, जो हो सकता है, उसमें बाधा पड़ सकती है। तो यही स्थिति है, अब देखने वाली बात है कि 100 दिन के भीतर कब जो विपक्ष में बैठे हैं तेजस्वी यादव, वो सरकार के अंग बन जाएँ और जो सरकार का अंग है, वो विपक्ष में चला आए। आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं इस पर? निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।